सब्सक्राइब कीजिए एसपी एजुकेशन चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सबसे पहले हमारे वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी एजुकेशन। और हमारी इस वीडियो में हम डीपीएसपीस की इम्प्लीमेंटेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिनको नीति निर्देशक सिद्धांत बोला जाता है, उनको कैसे लागू करा जाता है हमारे स्टेट और कंट्री में। तो लेट्स सी कि डीपीएसपीस को कैसे इम्प्लीमेंट कराया जाता है। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि डीपीएसपीस जो है वो एक डायरेक्शंस होती हैं स्टेट को। स्टेट जो है उसके ऊपर कोई एक लीगल बाउंडेशन या ड्यूटी नहीं है कि उनको इम्प्लीमेंट करना ही करना है। अब डीपीएसपी की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बेसिकली स्टेट के रिसोर्सेज और स्टेट की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करती है कि अगर वो पर्टिकुलर डीपीएसपी स्टेट की रिक्वायरमेंट्स को सूट करता है और स्टेट के पास उसी टाइम पर उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए रिसोर्सेज हैं, फाइनेंसेस हैं, तभी वो डीपीएसपी जो है इम्प्लीमेंट होता भी है, नहीं तो वो नहीं हो पाता। तो बेसिकली स्टेट की डीपीएसपी की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो स्टेट के रिसोर्सेज पर डिपेंड कर जाती है। और 5 ईयर प्लान्स जो गवर्नमेंट बनाती है, जो स्टेट 5 ईयर प्लान्स बनाती है, उनमें डीपीएसपीस को ही लागू करने का तरीका कहीं ना कहीं हमें दिखता है। तो आइए चलते हैं, हम डीपीएसपीस की इम्प्लीमेंटेशन को डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। अब डीपीएसपीस जो है वो कितने इम्प्लीमेंट हुए हैं हमारी कंट्री के अंदर एक्चुअल प्रैक्टिस के अंदर, और सच्चाई में कितना डीपीएसपी जो है हमारी कंट्री में फॉलो होता है, उसके ऊपर बहुत सारे लोगों की अपनी अलग अलग ओपिनियन है। अब क्या है कैसे है उसको अभी हम पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट लाइन हमारे इस पैराग्राफ की कहती है कि दैट द ओपिनियन डिफर्स ऑन हाउ फार, किस हद तक डीपीएसपी जो है इम्प्लीमेंट हुए हैं एक्चुअल प्रैक्टिस में। ओपिनियन डिफर्स ऑन हाउ फार द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैव बीन इम्प्लीमेंटेड इन एक्चुअल प्रैक्टिस। एक्चुअल प्रैक्टिस में डीपीएसपी कैसे इम्प्लीमेंट हुआ है, इस पर एक डाउट और क्वेश्चन मार्क हमेशा है कि इन कीपिंग विद द डायरेक्टिव्स, इन डायरेक्शंस को मद्देनजर रखते हुए जो 5 वर्षीय योजना होती है, जो पंचवर्षीय योजना होती है, जो 5 ईयर प्लान जिसे क्या कहा जाता है, उनका मेन एम और मेन पर्पस क्या होता है? टू अचीव अ बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और डीपीएसपी जो होते हैं वो डेवलपमेंट करवाने के लिए, एक वेलफेयर स्टेट को मेंटेन और एस्टैब्लिश करने के लिए होते हैं। तो डीपीएसपी जो हैं वो बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखते हैं। और डीपीएसपी जो बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एम करते हैं, उनका जरिया क्या है? हमारे पंचवर्षीय योजना। सो द 5 ईयर प्लान जो हमारे हैं वो अचीव कराने में हेल्प करते हैं डीपीएसपी की इम्प्लीमेंटेशन को। ठीक है। एंड टू रेज द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द मासेस, मतलब लोगों के जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उनके पास में जो सुविधाएं हैं, उपलब्धियां हैं, उनको इंक्रीज करने के लिए, उनका लेवल इंक्रीज करने के लिए ही डीपीएसपी का एम होता है। क्यों? क्योंकि वेलफेयर स्टेट अचीव करना चाहते हैं ना। देखिए, वेलफेयर स्टेट में सबका भला होगा, सबका भला होगा मतलब सबका लिविंग स्टैंडर्ड भी इंक्रीज होगा, मासेस का लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा। तो डीपीएसपी का पहला एम है वेलफेयर स्टेट डेवलप करना। डीपीएसपी जो होते हैं वो मैंडेटरी नहीं होते हैं, वो एक तरह से कहीं ना कहीं स्टेट के ऊपर एक मॉरल ऑब्लिगेशन होती है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी जनता के लिए फायदा ही होगा, अच्छा ही होगा। अगर स्टेट के पास रिसोर्सेज हैं, 5 ईयर प्लान में बजट सैंक्शंस हैं, तभी डीपीएसपी वाले इंप्लीमेंट होंगे, नहीं तो वो सिर्फ पेपर पे कागजी बन के रह जाएंगे। सो बहुत अच्छा प्रोग्रेस जो है 5 ईयर प्लान्स के रूप में देखा जाता है कि डीपीएसपी जो हमारे इंप्लीमेंट हुए हैं कैसे और क्या, वो अभी हम पढ़ेंगे। वो कहता है गुड प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड इन टर्म्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स हुए हैं हमारी कंट्री में और ये डीपीएसपी की ही एक ब्रांच है। अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज एंड जमींदारी सिस्टम, मिडिल मैन और ज़मींदारी सिस्टम जो है वो ख़त्म हुआ है। इससे क्या हुआ कि इसमें से करप्शन जो है वो एक्सक्लूड हो गई है। पॉइंट 2 कहता है विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज कराने का। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत जो हमारा एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका एक अलग से आर्टिकल दे रखा है, आर्टिकल नंबर 40। तो आर्टिकल नंबर 40 का जो पर्पस है वो अचीव हुआ है। विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज हुई हैं, पंचायत की ऑर्गेनाइजेशन हुई है। प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है। थोड़े से लोग कम पैसा इन्वेस्ट करके एक अपनी इंडस्ट्री चलाते हैं, उसमें से प्रॉफिट्स कमाते हैं और अपना भरण पोषण करते हैं। एससी और एसटीज का 5 ईयर प्लान्स में वेलफेयर हुआ है। और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो ये दर्शाती हैं कि डीपीएसपी जो है वो एक्चुअली में 5 ईयर प्लान्स के जरिए इंप्लीमेंट हो चुके हैं हमारी कंट्री में। तो एससी एसटीज के लिए स्कीम होती है, दिल्ली गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं एससी एसटीज के एजुकेशन वगैरह के लिए। ये सारी बातें डीपीएसपी की इंप्लीमेंटेशन को शो करती हैं। अब आगे देखते हैं कि क्या क्या और चीज़ें हुई हैं डीपीएसपी की इंप्लीमेंटेशन के साथ में। प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया गया है, 6 से 14 साल तक के बच्चों की एजुकेशन को फ्री कर दिया गया है।
ठीक है। सो प्राइमरी कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन इज अचीव कर ली गई है, हमने प्राइमरी एजुकेशन को कंपल्सरी करा दिया है। गवर्नमेंट स्कूल में निःशुल्क बच्चों को पढ़ाया जाता है प्राइमरी लेवल तक, बहुत सारी स्टेट्स में ऐसा देखा जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि मिनिमम वेजेस फॉर वर्कर्स, मिनिमम वेजेस फॉर वर्कर्स भी एस्टैब्लिश हो गए हैं कि एक दिन के काम के लिए, इतने घंटे के लिए काम के लिए लेबर को इतना पैसा मिनिमम देना ही देना है, इससे कम अगर कोई देता है तो वो गलत है। कोडिफाइड लेबर लॉज बन गए हैं, मिनिमम वेजेस एक्ट वाला लॉ बन गया। अच्छा एक और बात, डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट कराने के लिए एक्ट का बड़ा, लॉज का बड़ा है इन्वॉल्वमेंट है, बहुत बड़ा रोल है। किसी भी डीपीएसपी को अगर आपको इम्प्लीमेंट कराना तो आपको कोई लॉ बनवाना पड़ेगा, उसका एक अलग से लॉ या पूरा एक्ट बनवाना पड़ेगा। तो मिनिमम वेजेस एक्ट, लेबर लॉज, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ये सारे जो हैं एक्ट, जो एंसिलरी लॉज हमारे हैं, वो सब डीपीएसपी की इम्प्लीमेंटेशन का ही एक क्लियर कट प्रूफ है। मैटरनिटी बेनिफिट और क्या कहते हैं कि मैटरनिटी लीव की बात भी डीपीएसपी के अंदर बोली गई है कि ऑर्गेनाइजेशंस को मैटरनिटी लीव देनी चाहिए मदर्स को व्हेन दे कम आफ्टर डिलीवरी टू देयर वर्क। मैटरनिटी लीव की जो बात है वो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में दे रखी है, ये एक अलग से एक्ट बनाया गया। तो मैटरनिटी लीव वगैरह की बात एक डीपीएसपी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लियरली, उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए हमारा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट दे रखा है। तो हम ये कह सकते हैं कि डीपीएसपी की इम्प्लीमेंटेशन के अंदर लॉ का बड़ा रोल है कि उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए कोई एक्ट या लॉ बनता है तभी उनकी जो ड्यूटी जो है मैंडेटरी हो जाती है। हिंदू मैरिज एक्ट बन गया, ठीक है, जो पर्सनल लॉ को गवर्न करता है हिंदूज़ के लिए। हिंदू सक्सेशन एक्ट है, उससे क्या होता है कि अच्छा हमारा आर्टिकल 44 जो है वो एक बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट डीपीएसपी है। वो कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड को अचीव करने के लिए एम करना चाहिए हमारी कंट्री को, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरी तरीके से हमारी कंट्री में लागू नहीं हुआ है। सिर्फ एक ही स्टेट है हमारी कंट्री में जहाँ पर पूरी तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इम्प्लीमेंट हो गया है, वो स्टेट है गोवा। यहाँ पर आपको लिखना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है सिर्फ एक ही स्टेट में इम्प्लीमेंट हुआ है, उस स्टेट का नाम है गोवा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है एग्जाम्स में, ठीक है। गोवा के अंदर पूरा इम्प्लीमेंट हुआ है यूसीसी। यूसीसी क्या है वो जानने के लिए हमारी आप एक प्रीवियस वीडियो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मैंने बनाई है उसको आप ज़रा देख सकते हैं। अब हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू सक्सेशन एक्ट है, ये सब जो है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो हमारा आर्टिकल 44 के अंदर डीपीएसपी दे रखा है उसी को ही इम्प्लीमेंट कराने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट लाइन कहती है कि द डायरेक्टिव्स आर मॉरल प्रिसेप्ट्स फॉर द अथॉरिटीज ऑफ स्टेट, मतलब जो डायरेक्टिव्स हैं वो एक मॉरल प्रिसेप्ट्स हैं स्टेट की अथॉरिटी के लिए। वो एक मिडिल पाथ प्रोवाइड करते हैं इंडिविजुअल की लिबर्टी के लिए, इंडिविजुअल फ्रीडम के लिए मिडिल पाथ प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही साथ फ्रीडम तो गारंटी करते हैं इंडिविजुअल को, साथ साथ पूरी पब्लिक का एक साथ भला भी करने में योगदान है डीपीएसपी का। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये बोला था कि डीपीएसपी जो है दीज प्रिंसिपल्स वर नॉट इंटेंडेड टू बी मेयर पायस ऑब्लिगेशंस, ये कोई पायस ऑब्लिगेशन या क्या कहते हैं एक रिलीजियस ऑब्लिगेशन या कोई पायस ऑब्लिगेशन या प्योर ऑब्लिगेशन नहीं है डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करवाना। रादर ये एक इंस्ट्रक्शंस हैं स्टेट को कि उनको एक अच्छी सरकार या अच्छी स्टेट और अपनी जनता का भला कैसे करना चाहिए, इसलिए डीपीएसपी बनाए जाते हैं। तो अगर देखिए अगर कोई पायस ऑब्लिगेशन है तो उसको कुछ लोग मानेंगे कुछ लोग नहीं मानेंगे, जो पायस चीज़ों में बिलीव करते हैं वही ऑब्लिगेशन को मानेंगे। तो इसलिए बी आर अम्बेडकर ने यहाँ पे क्लियरली स्टेट कर दिया कि डीपीएसपी कोई सिर्फ पायस ऑब्लिगेशन ही नहीं है, वो एक तरीके से एक निर्देश है, इंस्ट्रक्शंस हैं स्टेट को कि उनको अपनी स्टेट किस तरीके से अच्छे तरीके से गवर्न करनी चाहिए, गवर्नेंस कैसी होनी चाहिए स्टेट के अंदर, उनका वेलफेयर कैसे होना चाहिए। डायरेक्टिव्स हैव शेप्ड द गवर्नमेंटल पॉलिसीज, डीपीएसपी जो है उन्होंने गवर्नमेंट की पॉलिसीज को शेप दी है। तो हर गवर्नमेंट पॉलिसी को अगर आप डीपली देखें पढ़ें समझें तो वो रिफ्लेक्ट करती हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की इंटेंशन को। सो इसीलिए ये डीपीएसपी जो है गवर्नेंस के लिए कंट्री की बहुत बेसिक और फंडामेंटल है, देयरफॉर दे आर फंडामेंटल and basic in the governance of the country. With this we conclude this topic. इसके अलावा दो केस लॉज हैं जो आप देख सकते हैं कि पहला केस है सरला मुदगिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और दूसरा केस है जॉन वेलामोटम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो सरला मुदगिल वाला जो केस है वो ये बोल रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्लियरली बोल दिया सरला मुदगिल केस में कि द नीड फॉर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब सरला मुदगिल के केस में यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत को दर्शाते हुए ये बोला गया कि अगर कोई हिंदू है और उसकी एक शादी हो रखी है और वो दूसरी शादी करने के लिए अपने रिलीजन को हिंदुज़म से मुस्लिम में कन्वर्ट करता है तो ये एक इलीगल एक्ट है। मतलब आप दूसरी शादी करने के लिए एज अ हिंदू मुस्लिम रिलीजन में कन्वर्ट नहीं हो सकते। और इसी के साथ साथ
कोर्ट ने यह भी बोला कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं, इसीलिए हमें एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो ज़रूरी है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो आर्टिकल 44 में दे रखा है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन आता है। और जॉन वेलमॉटम केस में भी कॉमन सिविल कोड को की इंपॉर्टेंस को दर्शाया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये रीइटरेट किया, मतलब फिर से इस बात पे जोर दिया कि कॉमन सिविल कोड अगर आएगा, अगर यूसीसी आता है, तो वो नेशनल इंटीग्रेशन को, मतलब कंट्री की यूनिटी को वो बढ़ावा ही देगा। कैसे देगा कि अगर यूसीसी आता है तो वो और अलग अलग पर्सनल लॉज की जो डिफरेंसेस है, कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, ओपिनियंस में जो अंतर है, उनको ख़त्म करके सबको एक छतरी के नीचे ले आएगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो ऐसा बोला जा रहा है वेलमॉटम वाले केस में कि वो नेशनल इंटीग्रेशन की इंपॉर्टेंस को भी दर्शाता है, कि मतलब अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो वो नेशनल इंटीग्रेशन और यूनिटी को बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। कैसे बढ़ाएगा? वो बहुत अलग अलग चीज़ों को, डिफरेंसेस को, डिमार्केशंस को ख़त्म करके सबको एक ही लॉ, एक ही कोड के अंदर लेकर आएगा। इससे लोगों के अंदर जो डिफरेंसेस हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। और यूसीसी का एक्चुअली में मीनिंग क्या है, उसके लिए आपको हमारे यूनिफॉर्म सिविल कोड की वीडियो देखनी पड़ेगी, जो हमारे चैनल पर ऑलरेडी बहुत पहले ही दी गई है। सो लेट्स फिनिश दिस टॉपिक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपीज हेयर। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आपको अगली वीडियो में देखते हैं। आई होप आपको अपने एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्प मिल रही होगी। कीप लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। थैंक यू सो मच।